अगला टॉपिक है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट ऐसी एक्सचेंज रेट होती है जो कि फॉरेन करेंसी की डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। यानी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो फॉरेन करेंसी की डिमांड है या सप्लाई है, उसकी फोर्सेस के अकॉर्डिंग ये एक्सचेंज रेट डिसाइड होगी और ये डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग चेंज भी होती रहती है। इस एक्सचेंज रेट के अंदर गवर्नमेंट इंटरवेंशन बिल्कुल नहीं होता है। मॉनेटरी अथॉरिटी इसको कंट्रोल नहीं करती है, सिर्फ मार्केट की फोर्सेस के ऊपर इसको छोड़ देते हैं। जिस करेंसी की डिमांड अपने आप बढ़ेगी उस हिसाब से उसकी एक्सचेंज रेट भी इंक्रीज़ होने लग जाएगी। ये फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट वर्ल्ड के अंदर कब कब प्रेवलेंट में रही थी। एक तो इसका पीरियड था 1914 से 25 तक, जब हमारी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी उसके उस टाइम। फिर 1931 से 1945 में जब IMF एस्टेब्लिश हुआ था। 1931 यानी 1930 के बाद जब हमारी डिप्रेशन आया था 1930 में, उसके बाद से 1945 तक ये एक्सचेंज रेट रही थी। फिर 1974 के बाद से अब तक 1973 में सेकेंड टाइम डॉलर का डिवैल्यूएशन हुआ था और येन का भी डिवैल्यूएशन हुआ था। येन है जापान की करेंसी। तब से ये अभी तक चल रही है फ्लोटिंग रेट ऑफ एक्सचेंज। अब फेवरेबल क्या क्या कंडीशन थी जिसके कारण फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट प्रेवलेंट में आई। सबसे पहले पाउंड है। पाउंड का क्राइसिस आया था 1965 में, एक वो रीज़न था। फिर गोल्ड का आया। गोल्ड का क्या हुआ कि परचेज और सेल्स है उसके अंदर रिडक्शन हो गया था और डबल सिस्टम पे ये चलते थे और 1973 में वो डबल सिस्टम ख़त्म कर दिया था। फिर फ्रैंक का क्राइसिस आया था। फ्रैंक है फ्रांस की हमारी करेंसी, उसका 1969 में जब उसमें क्राइसिस आया था, उसके बाद भी इसकी पॉपुलैरिटी आने लगी कि हमें फ्लोटिंग रेट ऑफ एक्सचेंज में आना चाहिए। फिर मार्क का रिवॉल्यूशन हुआ 1969 में। मार्क है जर्मनी की हमारी करेंसी। देन 1973 में डॉलर और जापान की करेंसी है हमारी येन, इनका भी डिवैल्यूएशन हुआ। तो धीरे धीरे करेंसी का जैसे जैसे डिवैल्यूएशन होने लगा तो हमें महसूस होने लगा कि भाई हमें फ्लोटिंग रेट ऑफ एक्सचेंज के अंदर आना चाहिए फिक्स से। और 1973 से ये कंटिन्यू है अभी तक। अब इस एक्सचेंज रेट के एडवांटेज क्या क्या है, फॉरेन फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के क्या क्या एडवांटेज है। सबसे पहले इंडिकेटर ऑफ रियल इकोनॉमिक पोजीशन, जो हमारी कंट्री की रियल इकोनॉमिक पोजीशन है उसके बारे में ये बताता है। कैसे? क्योंकि रेट फ्लक्चुएटिंग होती है, जिस हिसाब से डिमांड रहेगी कंट्री की उसी हिसाब से एक्सचेंज रेट रहेगी। अगर इकोनॉमिक पोजीशन हमारी स्टेबल है तो हमारी एक्सचेंज रेट भी ज़्यादा चेंजेस फ्लक्चुएट नहीं होगी। अगर इकोनॉमिक पोजीशन हमारी स्टेबल नहीं है देन हमारी एक्सचेंज रेट भी ऑटोमेटिकली क्या होगी, फ्लक्चुएट होगी। इस कारण क्या है, ये हमारे रियल इकोनॉमिक पोजीशन का इंडिकेटर है एक्सचेंज रेट। कंट्रोलर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट को भी ये कंट्रोल करता है। कैसे करेगा कि जैसे जैसे एक्सचेंज रेट अगर कम होगी, एक्सचेंज रेट हमारी कम होगी तो इंपोर्ट हमारे क्या हो जाएंगे, कॉस्टली हो जाएंगे, जिससे इंपोर्ट कम हो जाएंगे और एक्सपोर्ट चीप हो जाएंगे और एक्सपोर्ट बढ़ने लग जाएंगे। तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली ये बैलेंस ऑफ पेमेंट को सेटल करता रहेगा। फ्री इंटरनल इकोनॉमिक पॉलिसी,
फ्लक्चुएटिंग एक्सचेंज रेट के अंदर हमें कोई भी कंट्रोल और रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाने पड़ते। फिक्स के अंदर तो क्या था, हमको कंट्रोल और रिस्ट्रिक्शन लगाने पड़ते थे, हमें बैरियर लगाना पड़ता था, नहीं हमें इंडस्ट्रीज़ बिजनेस इन सब में रिस्ट्रिक्शन रखना पड़ता था। लेकिन फ्लक्चुएटिंग के अंदर ऐसा कुछ नहीं रखना है, जिसके कारण क्या है कि हम अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी भी बना सकते हैं इजीली। वो फॉरेन मार्केट के ऊपर या एक्सचेंज रेट के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगी। सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अगर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रहेगी तो जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो क्या कर पाएगा कि जो फॉरेन करेंसी है या मनी सप्लाई है उसको परचेज और सेल इजीली कर पाएगा। परचेज ऑफ सेल, परचेज करेगा या सेल करेगा, जो भी कंडीशन रहेगी इकोनॉमी की उसके हिसाब से वो कर सकता है। लेकिन फिक्स के अंदर क्या रहता है, बैरियर रहता है कि परचेज एंड सेल करेंगे तो उससे फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो चेंज हो सकती है, हमें फिक्स रखनी है, लेकिन जो उसकी एक्चुअल इंटरनल प्राइस लेवल है वो हमारे कम या ज़्यादा हो सकते हैं। इसीलिए हमें ये फिक्स एक्सचेंज रेट को देख के परचेज और सेल कम करना पड़ता था या हमें उसको रिस्ट्रिक्शन लगा के रखना पड़ता। लेकिन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, जैसा भी फ्रीली हम अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बना सकते हैं, कितना भी हम चाहे तो ट्रेजरी बिल्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से सेल या परचेज कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। स्पेकुलेशन में रिडक्शन होगा, कैसे होगा? रीज़न क्या रहता है, जब करेंसी फ्लक्चुएट होगी तो जो स्पेकुलेटर है वो ज़्यादा स्पेकुलेशन नहीं करेगा। अगर ज़्यादा स्पेकुलेशन करेगा तो उससे हैवी लॉसेस होंगे। क्यों? क्योंकि करेंसी का फ्लक्चुएशन की कोई लिमिट नहीं रहेगी। अगर उसने मान के चलो ये लगा के रखा हो कि 70 रुपीज़ हमारा डॉलर से रेट है इंडियन रुपीज़ का, तो वो कहेगा 70 पे मैं इसको बाय कर लूँगा और 75 पे सेल कर दूँगा। लेकिन फ्लक्चुएटिंग में ऐसा नहीं रहता। फ्लक्चुएटिंग में 70 से वो 65 60 भी जा सकती है। तो स्पेकुलेशन इसके अंदर ज़्यादा नहीं होता, एक लिमिट में रहता है। नेक्स्ट हमारे पॉइंट है वो अगले वीडियो में हम करेंगे।